Hello viewers, you are watching Physics with मोहम्मद अरफात ख़ान। चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी को ख़त्म करने के बाद, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर मेंशन किया था कि हम इस चैप्टर के MCQs को सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे। तो आज मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ इस चैप्टर के जो मोस्ट कॉमन MCQs होते हैं उनके साथ, ताकि हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ताकि आपको इन कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करना, उन फार्मूला को इम्प्लीमेंट करना आए कि किस तरीके से हम उन कॉन्सेप्ट्स को यूटिलाइज़ करते हैं, किस तरीके से उन कॉन्सेप्ट्स को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड द क्वेश्चन इज लिखा हुआ है सामने। ओके, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ पर्सन हैज़ 5 रेजिस्टर्स ईच ऑफ वैल्यू 1/5 ohms, यानी कि एक पर्सन है, उसके पास 5 रेजिस्टर्स हैं और उन तमाम रेजिस्टर्स की जो वैल्यूज़ हैं वो 1/5 ohms हैं, यानी कि R1, R2, R3 अप टू R5, ये आपको वैल्यूज़ गिवन है। द मिनिमम रेजिस्टेंस ही कैन ऑब्टेन बाय कंबाइनिंग दैम इज, यानी कि उसको कम से कम रेजिस्टेंस कितनी मिल सकती है उन तमाम रेजिस्टर्स को कंबाइन करने के बाद, ज्वाइन करने के बाद। ओके, द टॉपिक इज, जिस टॉपिक से रिलेट कर रहा है, द टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, और कॉम्बिनेशंस जो हमने पढ़ी थी वो 2 होती हैं, एक होती है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन। और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर आपने कॉम्बिनेशन करने के बाद अगर रेजिस्टेंस को बढ़ानी हो तो आपने सीरीज कॉम्बिनेशन को फॉलो करना होगा, और अगर आपने रेजिस्टेंस को कम करना हो, डिक्रीज करना हो, तो हमने रेजिस्टर्स को पैरेलल में कंबाइन करना होगा। तो इस पर्सन को क्योंकि मिनिमम कम से कम चाहिए, तो इसका मतलब ये पांचों रेजिस्टर्स कौन सी कॉम्बिनेशन में कंबाइन होंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल कॉम्बिनेशन का हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था दैट वाज 1/r, पढ़ा नहीं था बल्कि ड्राइव किया था, पूरा डिटेल में हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था ना। जिसने नहीं पढ़ा होगा वो जाके पहले वीडियोस देख लें। मेरी जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर से रिलेटेड वीडियो हमने पढ़ी थी वो देखें, ताकि आपको फॉर्मूला समझ आए ना। 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस मैं लिखूंगा R5 तक, वो इस वजह से क्योंकि आपको 5 वैल्यूज गिवन है अप टू R5। यह आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। किसको फाइंड करने का? नेट रेजिस्टेंस को फाइंड करने का। सबकी वैल्यूज पुट करें तो भाई 1/r इज इक्वल टू 1/r1। R1 कितना है? 1/5, उसने खुद कहा है। तमाम वैल्यूज कितनी है? 1/5। ओके, देन प्लस दोबारा 1/5 ईच ऑफ 1/5 क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसका मतलब तमाम के तमाम 1/5 वाले हैं। 1/5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/5। यहाँ तक बात क्लियर है? आपने R1 से लेकर R5 तक की तमाम वैल्यूज इंडिविजुअल वैल्यूज को पुट कर दिया। मैथमेटिक्स एक रूल फॉलो करते हैं एंड दैट रूल इज, जो फैक्टर नीचे डिवाइड करता है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई करता है। तो यहाँ पर डिवाइड में कौन है? 5, ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में। इसका मतलब ये जितने भी डिनोमिनेटर में 5 हैं ये सारे के सारे ऊपर चले जाएंगे। तो क्या बनेगा? 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। और जब आप इनका सम करेंगे तो आंसर, फिलहाल इस स्टेप का जो आंसर आएगा दैट विल बी 25। क्या ये हमारा आंसर है? नो, यह आपका आंसर नहीं है। आपने 1/r थोड़ी कैलकुलेट करना है, आपने तो सिर्फ r कैलकुलेट करना है, आपने नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो अब नेट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 25 अपॉन में आ जाएगा और r ऊपर चला जाएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर बनेगा दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 25 ohms। तो इसका मतलब द मिनिमम रेजिस्टेंस दैट पर्सन कैन हैव इज 1/25 ohms। एंड ओके, here is the second question. क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 3 रेजिस्टेंसेज ईच ऑफ 4 ohms आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ ट्राइंगल। द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी 2 टर्मिनल्स इज, यानी कि आपके पास 3 रेजिस्टर्स हैं, उन 3 रेजिस्टर्स को आपने ऐसे कनेक्ट किया कि वो एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। ये आपके सामने डायग्राम बनी हुई है। ओके, ये 3 रेजिस्टर्स की वैल्यूज 4 ohms। ठीक है, अच्छा ये कह रहा है कि किसी भी 2 टर्मिनल्स के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी। ओके, टर्मिनल्स 2 ये वाले भी हो सकते हैं, टर्मिनल्स 2 ये वाले भी हो सकते हैं, टर्मिनल्स 2 ये वाले भी हो सकते हैं। ठीक है ना, मतलब आप पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में नेट रेजिस्टेंस कितनी होगी। लेट सपोज मैं कह देता हूं कि मैं इन 2 रेजिस्टर्स इसकी बात कर रहा हूं, ये 2 टर्मिनल्स हैं। ओके, मैंने क्या किया, एक वायर लिया, कंप्लीट डायग्राम बनाता हूं। ठीक है, ये वायर लिया, मींस ये आपने एक वायर से कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ। ठीक है, अच्छा लेट सपोज यहां से करंट आ रहा है फ्लो करके, मैं इसको कह देता हूं ये आई करंट आया फ्लो करके।
मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि मुझे अगर टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करनी हो तो ये कॉम्बिनेशन कौन सी है, मतलब क्या ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, क्या ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, मुझे तो समझ नहीं आ रही। तो हम तरीका अप्लाई करते हैं फाइंड करने का कि ये कौन सी कॉम्बिनेशन है। ओके, जब ये करंट इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, कुछ करंट जाएगा इस वाले के अंदर से, कुछ करंट जाएगा इस वाले के अंदर से। अब मैं काम ये करता हूं, नाम दे देता हूं, मैं इसको कह देता हूं ये R1 है, ये वाला R1 है, इसको मैं कह देता हूं कि ये R2 है, और इसको मैं कह देता हूं कि ये वाला R3 है। तो मैं कहूंगा कि ये करंट कुछ जाएगा R1 में से और कुछ जाएगा R2 में से। यानी कि हमने ये पढ़ा था कि अगर करंट डिवाइड हो रहा हो, करंट के पास फ्लो करने के लिए दो या दो से ज्यादा पाथ्स, एक से ज्यादा पाथ्स हो, तो इसका मतलब वो कॉम्बिनेशन होती है पैरेलल। तो मैं कहूंगा कि R1 वाला और R2 वाला आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि इस पॉइंट पर करंट डिवाइड हो गया। ओके, अब इस वाले करंट की बात कर रहा हूं जो इसमें एंटर हुआ। ओके, ये करंट इसको लीव करके ये सेम करंट फॉलो करेगा किसमें, R3 में से। और अगर करंट के फ्लो के पास एक ही रास्ता है, मतलब सेम करंट किसी भी दो रेजिस्टर में फ्लो कर रहा है, इसका मतलब वो दो रेजिस्टर्स आपस में सीरीज में है। इसका मतलब ये R2 वाला और R3 वाला बाहर ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन ये दोनों बेसिकली कौन सी कॉम्बिनेशन में, सीरीज में, क्योंकि ये करंट सेम करंट फ्लो करेगा R3 के अंदर से। तो इसका मतलब हमारे पास इस ट्रायंगल में दो कॉम्बिनेशंस आ गई हैं, एक ही वक्त में सीरीज कॉम्बिनेशन भी है और एक ही वक्त में पैरेलल कॉम्बिनेशन भी है। ये दोनों आपस में सीरीज में है और इन दोनों की कॉम्बिनेशन इस वाले के साथ पैरेलल में आ गई। तो एक काम ही करते हैं, सबसे पहले इन दोनों रेजिस्टर्स की सीरीज कॉम्बिनेशन फाइंड करते हैं। ओके, R इज इक्वल टू, हाँ भाई, इस वाले को हमने R2 का, इस वाले को हमने R3 का, इन दोनों की सीरीज कॉम्बिनेशन फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला R2 प्लस R3, सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट एडिशन। ओके, वैल्यूज पुट करते हैं। R इज इक्वल टू, R2 की वैल्यू कितनी है, बल्कि सबकी वैल्यूज 4 है ना, R2 यानी कि 4 प्लस 4, तो आपको आंसर मिलेगा 8 ओम्स। यानी कि इन दो कॉम्बिनेशंस का जो आंसर आया वो कितना आया, 8 ओम्स। ये आंसर नहीं है आपका। अच्छा, मैं काम ही करता हूं, इस आंसर को, जो आपका आंसर आया है, इस वाले को मैं कह देता हूं R4। ठीक है, लेट R4। अब ये जो आपका आंसर आया, बेसिकली मैं कहूंगा कि ये जो नेट रेजिस्टेंस आई है R4 वाली, ये R1 वाले के साथ कौन सी कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब आप यूज करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला 1/R इज इक्वल टू 1/R। किस किस की पैरेलल कॉम्बिनेशन, R1 वाले की और इन दोनों की कॉम्बिनेशन यानी कि R4 वाले की। सो R1 प्लस 1/R4। ओके, वैल्यूज पुट करते हैं। 1/R इज इक्वल टू R1 कितना, 4 प्लस R4 कितना कैलकुलेट किया हम लोगों ने, 8 कैलकुलेट किया। एलसीएम लें, एलसीएम लेंगे तो आंसर आएगा 8। ठीक है, 4 के टेबल में 8 कब आता है, 4 और 8 1 जा 8, तो आंसर क्या बना, 3/8। अच्छा, हमें बेसिकली R कैलकुलेट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, वैल्यूज को रेसिप्रोकल करते हैं। तो ये R ऊपर चला जाएगा, ये वैल्यूज फ्लिप हो जाएंगी ना, तो क्या बनेगा, R इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 3 ओम्स। This is your answer. Okay, here is the next question. क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि a wire has 12 ohm resistance. एक वायर है, उसकी 12 ohm resistance है। It is bent in the form of a circle. आपने क्या किया, एक स्ट्रेट वायर था, ये बना हुआ है स्ट्रेट वायर था, इस टोटल स्ट्रेट वायर की जो रेजिस्टेंस थी वो थी 12 ओम्स। आपने इस 12 ओम स्ट्रेट वायर को बैंड कर दिया और एक सर्कुलर शेप दे दी, ये बना हुआ वो सर्कुलर शेप। मतलब ये जो सर्किल है, ये सर्किल था नहीं, आपने इसी स्ट्रेट वायर को घुमा के एक सर्कुलर शेप में लेकर आ गए, बना दिया। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स अक्रॉस द डायमीटर इज। यानी कि जब आपके पास एक सर्किल होता है तो सर्किल का डायमीटर होता है, ये बना हुआ डायमीटर। ठीक है, अच्छा, अगर मैं यहाँ पर कनेक्टिंग वायर्स लगा दूँ, बेसिकली ये देखो, एक वायर मैंने यहाँ से कनेक्ट किया और एक वायर मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ताकि मैं इसको बैटरी से कंबाइन कर दूँ, ज्वाइन कर दूँ। ठीक है, यहाँ से करंट फ्लो करेगा। अब आपसे पूछ रहा है कि जब आपने एक स्ट्रेट वायर को बैंड करके एक सर्किल की फॉर्म में लेकर आ गए, तो इस सर्किल के डायमीटर के अक्रॉस ये जो 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, ये वाले 2 पॉइंट्स जो आ रहे हैं, इसके अक्रॉस बताओ टोटल रेजिस्टेंस यानी कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी होगी। ठीक है, अच्छा, अब आप पहले तो ये बात चेक करें कि ये बेसिकली 12 ओम, ये देखें, यहां से लेकर यहां तक ये हाफ वायर और यहां से लेकर यहां तक ये सेकंड हाफ वायर। ठीक है ना। अच्छा, जब हम बात करते हैं रेजिस्टर्स की, तो रेजिस्टेंस जो होती है वो लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये हमने टॉपिक पढ़ा था रेजिस्टिविटी के नाम से।
ठीक है, वहां पर डिटेल में डिस्कस किया था कि जो रेजिस्टेंस होती है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लेंथ डबल करी तो रेजिस्टेंस भी डबल, लेंथ को हाफ किया तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगी। यहां पर आपने लेंथ को हाफ कर दिया, मतलब मैं मतलब यहां बताना चाहूं आपको, तो बेसिकली मैं कहूंगा ये हाफ वायर है और ये सेकंड हाफ वायर है। इसका मतलब ये जो वायर है इसको आपने हाफ कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं कहूंगा कि लेंथ हाफ हो गई तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गई होगी, हाफ हो गई होगी। भाई कंप्लीट वायर की रेजिस्टेंस थी 12, तो यहां से लेकर यहां तक वाले की कितनी हो जाएगी, हाफ कितना होता है 6 ओम्स हो जाएगी। रिमेनिंग हाफ वाले की भी कितनी हो जाएगी, 6 ओम्स हो जाएगी। इसका मतलब अब ये सर्किल जिसका हाफ पार्ट ऊपर है हाफ पार्ट नीचे है, अभी बिहेव कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के तौर पे। अब ये कौन सी कॉम्बिनेशन है, क्या ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, क्या ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसको भी चेक करते हैं। ओके, करंट फ्लो करके आ रहा है, इस पॉइंट पर आने के बाद करंट डिवाइड हो जाएगा दो पाथ के अंदर। अच्छा, ये पाथ नहीं है, बेसिकली ये डायमीटर है ना, इसको मैंने बनाया था डायमीटर के फॉर्म में, ये पाथ नहीं है। ओके, करंट डिवाइड हो जाएगा, कुछ करंट फ्लो करके जाएगा इधर और कुछ करंट फ्लो करके जाएगा ऊपर। इसका मतलब अगर इस पॉइंट पर करंट डिवाइड हो रहा है तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये दो कॉम्बिनेशन यानी दो रेजिस्टर जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अब हम यहां पर यूज करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। ये कह दूंगा मैं ये R1 की वैल्यू है और ये कह दूंगा मैं कि ये R2 की वैल्यू है। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या फॉर्मूला अभी पढ़ा है ना आप लोगों ने, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ओके, वैल्यूज पुट करते हैं, 1/R इज इक्वल टू 1/R1, R1 भी 6 और R2 भी 6, क्योंकि आपने हाफ कर दी लेंथ को, तो रेजिस्टेंस भी दोनों की क्या हो गई, हाफ हाफ हो गई। तो 1/6 प्लस 1/6। ओके, आगे सॉल्व करते हैं, 1/R इज इक्वल टू, हाँ भाई 6 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, तो 1/R इज इक्वल टू ये बना 2/6। आंसर नहीं है। अगेन आपने रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, रेसिप्रोकल कैलकुलेट नहीं करना। तो आप इसको फ्लिप कर दें वैल्यूज को, तो ये R ऊपर जाएगा और ये सेम चेंजिंग यहां पर भी आएंगी, 6 ऊपर और 2 नीचे, तो 6 डिवाइडेड बाय 2। हाँ भाई 6 का हाफ कितना होता है, दिस इज योर आंसर। आसान, कॉन्सेप्चुअल था। यानी कि रेजिस्टेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट्स, यानी कि डायमीटर की जो अक्रॉस जो 2 पॉइंट्स बन रहे हैं, इसके बीच में इसके अक्रॉस जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 3 ओम्स होगी। ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके सामने एक डायग्राम बनी हुई है। 4 रेजिस्टर्स इसके अंदर मौजूद हैं, R1, R2, R3, R4, और कह रहा है कि इन 2 पॉइंट्स यानी कि A और B के बीच में बताएं टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी। अच्छा, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसके अंदर 2 कॉम्बिनेशंस एक साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम बेसिकली R2 और R3 की बात करेंगे। सबसे पहले इन दो को हम सॉल्व करेंगे, और ये जो कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले हम R2 और R3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन फाइंड करेंगे। तो ये देखें, ये रहा फॉर्मूला, 1/R2 प्लस 1/R3। कौन सी कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। ओके, इसकी वैल्यू भी 4 है, इसकी वैल्यू भी 4 है, तो ये देखिए 1/4 प्लस, यानी कि R2 की जगह 4 और R3 की जगह 4। एलसीएम लिया, एडिशन करी, 2/4, और 2 1 2, 2 2 4, 1/2 बचा। ओके, मैंने वही बताया आपको बात कि आपने R5 कैलकुलेट करना होता है तो आप R5 को ऊपर लेकर जाते हैं, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, तो आपकी R5 की वैल्यू क्या बचेगी, 2 ओम्स। यानी कि इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आ रहा है फिलहाल वो कितना आ रहा है, 2 ओम्स। ओके, जब मैं इस रेजिस्टर को फाइनली जब बनाऊंगा तो ये बनेगा, यानी कि R1 और R4 अपनी जगह पे मौजूद हैं, यानी कि ये जो दो हैं ये बिहेव कर रहे हैं एक सिंगल रेजिस्टेंस के तौर पे, और वो कौन सी वाली है, R5, और वो कितनी बन रही है, 2 ओम्स। यानी कि अब ये भी 2 ओम्स का है, ये भी 2 ओम्स का है, और ये भी 2 ओम्स का है, और ये कौन सी कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने का तरीका इंतहाई आसान, आप तमाम की वैल्यूज को सम कर लें। सो R1 प्लस R5 प्लस R4 ये लिखा हुआ, तो तीनों की वैल्यूज 2 प्लस 2 प्लस 2। ओके, ये दो तो वैल्यूज गिवन थी, डायग्राम में लिखी हुई है दोनों की वैल्यूज ना। ये R5 वाला आपने कैलकुलेट किया है पहले, कौन सी कॉम्बिनेशन से, पैरेलल कॉम्बिनेशन से। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 ओम्स, यानी कि इस कंप्लीट सर्किट की जो टोटल रेजिस्टेंस आ रही है वो कितनी आ रही है, 6 ओम्स। ओके, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाउ मच अ 40 वॉट बल्ब जनरेट्स हीट इन 1 आवर। यानी कि आपके पास एक बल्ब है, उसकी आपको पावर गिवन है, वो 40 वॉट का बल्ब है। बताओ वो 40 वॉट का बल्ब 1 घंटे में, 1 आवर में कितनी हीट जनरेट करेगा।
ओके, ये टॉपिक है, ये टॉपिक हमने पढ़ा था पावर डिसिपेशन के नाम से। हमने उसमें पावर मतलब हीट एनर्जी को जनरेट करने का जो फॉर्मूला पढ़ा था, दैट वाज हीट एनर्जी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ पावर डिसिपेशन इनटू टाइम। यानी कि आपको यहाँ पर पावर भी गिवन है और आपको यहाँ पर टाइम भी गिवन है। ओके, ई इज इक्वल टू पावर आपको गिवन है, बल्ब का कितना है 40 वॉट, इनटू कह रहा है कि 1 आवर के अंदर एस आई यूनिट जो टाइम का होता है, जो हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं, वो आर यूज़ नहीं करते, वो मिनट्स यूज़ नहीं करते, वो हम यूज़ करते हैं सेकंड्स। और हमें एक बात पता है कि 1 आवर के अंदर 3600 सेकंड्स होते हैं। तो मुझे यहाँ पर 1 पुट नहीं करना है क्योंकि वो आर में गिवन है, हम सेकंड्स में सॉल्व करते हैं। तो 1 आवर के अंदर कितने सेकंड्स, 3600 सेकंड्स, तो 3600 सेकंड्स। ओके, जब आप 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 3600 से, तो जो हमारा आंसर आएगा, हीट एनर्जी जनरेटेड इन 1 आवर बाय अ 40 वॉट बल्ब विल बी 144,000 joules. This is your answer. ओके, इस वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 2 पीसेस, इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, द रेजिस्टिविटी ऑफ ईच पार्ट इज, ये क्वेश्चन कर रहा है। अच्छा, रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। हमने ये डिटेल में पढ़ा था रेजिस्टिविटी के बारे में। अब एक बात पता है कि रेजिस्टिविटी जो होती है वो वायर के या कंडक्टर की इन डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करती, मतलब लेंथ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि रेजिस्टिविटी किसी भी वायर की कांस्टेंट होती है, वो डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करती। तो आप उसको 2 पार्ट्स में कट करें, आप उसको 4 पार्ट्स में कट करें, आप उसको डबल कर दें, आप उसको ट्रिपल कर दें, जितना भी कर दें, ऐसा करने से रेजिस्टिविटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है 2 फैक्टर्स पर, एक तो टेम्परेचर पर और एक मटेरियल पर, नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर, इसके अलावा डिपेंड नहीं करती। तो इसका आंसर हो जाएगा रिमेन्स सेम। ओके, दिस क्वेश्चन इज अबाउट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि हमने कल वाली वीडियो के अंदर डिटेल में पढ़ा है और ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी इज ग्रेटर देन इट्स ईएमएफ व्हेन। बताएं कि बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उसी के ईएमएफ से ग्रेटर, ज़्यादा कब होता है। तो भाई कल हम लोगों ने एक बात सीखी थी, वो ये कि बैटरी 2 तरीके से यूज़ होती है। या तो बैटरी को हम सोर्स के तौर पे यूज़ करते हैं, या तो हम बैटरी को लोड के तौर पे यूज़ करते हैं। जब हम सोर्स के तौर पे यूज़ करते हैं तो बैटरी बेसिकली प्रोवाइड करती है करंट। ओके, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जब आप सोर्स के तौर पे यूज़ करते हैं तो याद रखिएगा हमेशा ईएमएफ ज़्यादा होता है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है। और जब आप बैटरी को एज अ लोड यूज करते हैं तो याद रखिएगा कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होता है और ईएमएफ कम होता है, क्योंकि अब बैटरी को आप चार्ज कर रहे हैं और चार्ज करने के लिए हमेशा ईएमएफ से ज्यादा वोल्ट्स की बैटरी यानी कि चार्जर होना लाजमी है। तो एज अ सोर्स तो ईएमएफ ज्यादा और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम, और एज अ लोड यानी कि व्हेन बैटरी इज चार्ज तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा और ईएमएफ कम। इसका आंसर हो जाएगा कि व्हेन द बैटरी इज चार्ज्ड। ओके, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाले टॉपिक से रिलेटेड है। कह रहा है कि आपके पास एक सेल है, उस सेल का ईएमएफ आपको गिवन है 2 वोल्ट्स और उसी सेल की आपको इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन के अंदर, एंड दैट इज 0.1 ओम्स, और उसको आपने कनेक्ट किया हुआ है एक रेजिस्टेंस के साथ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ, उसकी वैल्यू गिवन है 3.9 ओम्स। बताओ कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि टर्मिनल वोल्टेजेस कितने होंगे। दिस इज द क्वेश्चन। अच्छा, अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात करते हैं तो भाई उसका जो फॉर्मूला होगा कैलकुलेट करने का वो होता है V इज इक्वल टू I इंटू R। अच्छा, अगर मुझे V कैलकुलेट करना हो तो मुझे, चलो R तो गिवन है 3.9, व्हाट अबाउट I? आपको करंट की वैल्यू कहीं पर भी गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हमें ये I कैलकुलेट करना होगा। इस I को कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाला, और वो फॉर्मूला हम लोगों ने जो ड्राइव किया था दैट वाज I R प्लस I R, कैपिटल R फॉर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड स्मॉल r फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। I को कॉमन निकालते हैं। ओके, I को कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, R प्लस स्मॉल r। ये पूरा फैक्टर, क्योंकि हमें I कैलकुलेट करना है, ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना है, वहां जाके डिवाइड करेगा। सो E डिवाइडेड बाय R प्लस R, और वहां पर क्या बच गया, कैपिटल I, जो हमें कैलकुलेट करना है। लेट्स पुट द वैल्यूज। E की वैल्यू आपको गिवन है 2, ये आ गया 2, डिवाइडेड बाय कैपिटल R की वैल्यू गिवन है 3.9 प्लस आपको स्मॉल r की वैल्यू गिवन है 0.1, तो 0.1 ये आ गया कैपिटल I। ओके, 3.9 प्लस 0.1 ये बन जाएगा 4, और जब आप 2 को डिवाइड करेंगे 4 से
तो बेसिकली उसका हाफ, तो हमारे पास जो करंट निकलेगा दैट विल बी 0.5 एम्पियर्स। ये मिल गया हमें करंट की वैल्यू जो कि हमें इस V को यानी कि टर्मिनल वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए चाहिए था। सो I कितना है 0.5 एम्पियर्स। ओके, नाउ लेट्स पुट, सो कैपिटल V इज इक्वल टू I इज 0.5 इनटू कैपिटल R, दिस इज कैपिटल R 3.9। ओके, 0.5 एक ऐसी वैल्यू होती है जिससे भी मल्टीप्लाई करती है उसको हाफ कर देती है, तो 3.9 का जो हाफ हो जाएगा तो आंसर इज 1.95 वोल्ट्स, 1.95 volts. This is the answer. Okay. Here is your next question. क्वेश्चन में आपके पास डिफरेंट साइजेस के वायर्स मौजूद हैं, लेकिन इन तमाम वायर्स के मटेरियल सेम है, ये सब के सब एक ही मटेरियल के बने हुए हैं। द ओनली डिफरेंस इज द साइज। बताएं, आइडेंटिफाई करें कि इन तमाम वायर्स में से वो कौन सा वाला वायर है जिसकी रेजिस्टेंस सबसे कम है, लोएस्ट रेजिस्टेंस किसकी है। रेजिस्टेंस का जिक्र हो रहा है तो आपको एक बात याद दिलाता हूं। ओके, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये हमने पढ़ा था रेजिस्टिविटी वाले टॉपिक के अंदर, डिटेल के अंदर। ओके, अच्छा, हमें चाहिए लोएस्ट रेजिस्टेंस, तो एक काम ये देखें, जिस वायर की लेंथ जितनी कम होगी, जिस वायर की लेंथ जितनी कम होगी उसकी रेजिस्टेंस भी कम होगी, लेंथ कम तो रेजिस्टेंस भी कम, ठीक है। और जिस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा उसकी रेजिस्टेंस उतनी कम होगी, क्योंकि इन्वर्स है, एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, लेंथ कम तो रेजिस्टेंस भी कम। तो अब हमें इन चार ऑप्शंस में से जो आपको वायर्स गिवन है इनमें से वो वाला वायर पिक करना है, वो वाला वायर सिलेक्ट करना है जिसकी लेंथ कम हो और साथ साथ उसी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो। और ऐसा आपको सिर्फ एक ऑप्शन में नजर आ रहा होगा एंड दैट ऑप्शन इज बी, ऑप्शन नंबर बी। उसमें लिखा हुआ है 1/2L यानी कि हाफ लेंथ, और उसके एरिया के साथ लिखा हुआ है 2A यानी कि एरिया डबल। तो लेंथ हाफ है और एरिया डबल है एक ही वक्त में, तो इस वाले ऑप्शन में जो वायर बना हुआ है उसकी रेजिस्टेंस लोएस्ट होगी। तो आंसर इज बी। ओके, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड एंड इट्स क्रॉस सेक्शन इज ऑल्सो डबल्ड देन द रेजिस्टेंस बताएं क्या होगी। मीन्स अगर आपके पास एक वायर हो, आप उस वायर की लेंथ को भी डबल कर दें और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है उसको भी डबल कर दें, तो बताएं रेजिस्टेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। ये रहा रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का फार्मूला। ओके, R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया, रो फॉर रेजिस्टिविटी। ओके, न्यू रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो मैं एक काम ये करता हूँ कि न्यू रेजिस्टेंस के ऊपर लगा देता हूँ R प्राइम। ओके, R प्राइम इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ प्राइम डिवाइडेड बाय एरिया इंटू प्राइम, क्योंकि हम न्यू रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं जो चेंज हो जाएगी। और चेंज क्यों हो रही है, क्योंकि आप लेंथ को भी चेंज कर रहे हैं, एरिया को भी चेंज कर रहे हैं। ओके, लेंथ पर भी प्राइम और डैश लगा दिया और एरिया के ऊपर भी प्राइम या फिर डैश लगा दिया। ओके, कह रहा है कि आपने लेंथ और एरिया दोनों को डबल किया, तो मैं काम ये करता हूँ दोनों के साथ 2 पुट कर देता हूँ। सो न्यू रेजिस्टेंस विल बी, रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट होती है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, 2L डिवाइडेड बाय 2A, यानी कि जो लेंथ है न्यू वाली वो ओरिजिनल लेंथ के डबल, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है न्यू वाला वो भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ओरिजिनल वाले के डबल। तो मैंने L प्राइम के साथ 2L और A प्राइम के साथ 2A पुट कर दिया। अब आप चेक करें, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया R प्राइम इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। और देखें, रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया ये किसका फॉर्मूला होता है, R का फॉर्मूला होता है। तो मैं यहाँ पर इसको ये कॉन्क्लूड करूंगा कि जो न्यू रेजिस्टेंस है वो पहले वाली जितने ही होगी, इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा अगर आप एक साथ दोनों को डबल करेंगे। मींस अगर आपने लेंथ को भी एक साथ डबल किया एरिया के साथ, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, इट विल रिमेन अनचेंज्ड। तो इसके अंदर जो ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, रिमेन अनचेंज्ड। तो लेंथ को डबल करने से, एरिया को डबल करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेंथ को हाफ कर दो, एरिया को हाफ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेंथ को 10 गुना बढ़ा दो, एरिया को 10 गुना बढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब अगर आप लेंथ और एरिया एक जैसा चेंज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स or in solving some multiple choice questions related to chapter
current electricity. Thank you for watching. Don't forget to like the video, to comment the video, and to subscribe the channel. Thank you.